नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय रावतबाटा। बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम चर्चा कर रहे थे इंडियन मानसून की। आज हम देखेंगे भारतीय मानसून भाग 2 पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में कल चर्चा की थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप देखेंगे कल हमने मानसून क्या है, मानसून का क्या अर्थ है, मानसून की उत्पत्ति के लिए, मानसूनी पवनों की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है, उन सब के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में मानसून की उत्पत्ति के संबंध में हम सिद्धांतों की चर्चा करें तो इन थ्योरी को हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आपको कल बताया था। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मानसून। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून में 2 कंसेप्ट हैं। एक है थर्मल कंसेप्ट जो 1686 में हेले ने दी थी, जिसके बारे में कल हम विस्तार से बता चुके थे। और आज हम चर्चा करेंगे एरोलॉजिकल कंसेप्ट। ये शेर हग की है, जर्मन भूगोलवेता शेर हग ने 1948 में एरोलॉजिकल कंसेप्ट दी है। यह एक मानसून के क्लासिकल थ्योरी है ये कि तो हम मानचित्र में देखेंगे एरोलॉजिकल कंसेप्ट शेर हग 1948 में दी हुई है। भारत का मानचित्र आउटलाइन ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है। ये कल हमने देखा था कि सब मानसून की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों में जो मूल बात है वो हेले ने बता दी है कि मानसून एक पवन है और पवन की उत्पत्ति को प्रभावित करता है तापमान। तापमान की वजह से वायुदाब में अंतर होगा और वायुदाब में अंतर के कारण हवा चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है। हवा मानसून की उत्पत्ति का मूल आधार तो यही है। अब जो शेर हग ने 1948 में जो अपना सिद्धांत दिया, अपनी कंसेप्ट दी, एरोलॉजिकल कंसेप्ट, इसका भी आधार तापमान ही है। लेकिन इसने एक नई चीज़ और जोड़ दी है, और जो नई चीज़ जोड़ी है उसका संबंध मानसून की उत्पत्ति से नहीं है, मानसून को तेज करने का कारण इन्होंने बताया है। वो देखिए क्या है। पहले थोड़ा सा हम जो हेले ने बताया और हेले की बात को इसने आगे बढ़ाया है, इसलिए हम पहले हेले वाली चीज़ को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में इसने नया क्या जोड़ा है वो हम देखते हैं। हम देखेंगे हेले ने भी और शेर हग ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का मतलब है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। आप देखेंगे सूर्य जब ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर सीधा चमकता है तो उसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। सीधा चमकेगा, सूर्य की स्थिति क्या होगी, लंबवत होगी। दूसरा, सूर्य की लंबवत स्थिति एक चीज, दूसरा है ये स्थलीय भाग है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है स्थलीय भाग के साथ साथ ये मरुस्थलीय भाग भी है। इन 3 कंडीशन के कारण इस क्षेत्र में क्या होगा, वायुदाब, तापमान उच्च हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर के कारण वायुदाब निम्न हो जाएगा। उच्च ताप और न्यून दाब, ये कंडीशन बन जाती है ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब हम देखते हैं हिंद महासागर की चर्चा करेंगे। हिंद महासागर आप मानचित्र में देखेंगे, आपका ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में
भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, नीचे हम देखेंगे 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पहली चीज है सूर्य की किरणें तिरछी, इसलिए तापमान की कमी। दूसरा है क्षेत्र धरातल का स्वभाव जलीय, इसलिए तापमान की कमी है। और तीसरा है कि वहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है, तो सूर्य की तिरछी किरणों के कारण और धरातल जलीय होने के कारण तापमान न्यून होता है, और तापमान न्यून होगा तो दाब अधिक होगा, उच्च दाब होगा। इस क्षेत्र में दाब उच्च है और इस क्षेत्र में दाब न्यून है, तो हवा कैसे चलेगी? हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी उसमें से। ये चीज़ इतनी हेले ने भी स्वीकार की है, बताई है, और उसी का समर्थन शेरहग ने भी किया है। ये उसमें से यही हवा जब तक दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तब तक इसकी दिशा होती है उत्तरी पूर्वी, व्यापारिक हवा हो गई है। और जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो फेरेल के नियम से जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, ये दिशा हो जाती है। और ये दिशा होकर के भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ये दक्षिणी व्यापारिक पवन ही दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा है वो अरब सागर से होकर के जाती है, मानचित्र में आप देखेंगे एक शाखा है वो अरब सागर से होकर के जाएगी, ये वाली है, और दूसरी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी से होकर के और ये जाती है उसमें से ऐसे, ये वाली। इसी को हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये चीज़ें दी हैं, हेले ने बताई हैं और इसका शेरहग ने भी समर्थन किया है। अब एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है उसने? मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत हम अलग पढ़ रहे हैं, एरोलॉजिकल, तो इसने ये मानसून की उत्पत्ति के बारे में नहीं, मानसून को तेज करने का कारण बताया है। वो क्या बताया है? ग्रीष्म ऋतु में जब थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल इसमें सर्किल से दिखा रखा है, आप ये देखेंगे उसमें से ये वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है? तापमान की अधिकता होती है सूर्य की लंबवत स्थिति के कारण, स्थलीय धरातल के कारण और स्थल में भी मरुस्थल होने के कारण तापमान अधिक हो जाता है। तो यहाँ तापमान की अधिकता से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। ये कैसे उठेगी? यह हवा ऊपर उठेगी, वायुमंडल में ऊपर उठेगी यह हवा, और ऊपर उठकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद में इसकी दिशा प्रति व्यापारिक हो जाती है। ये जो मानसून की हम चर्चा कर रहे हैं ये व्यापारिक हवाएं तो हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में आकर के अपनी दिशा चेंज कर लेती है। तो ये एक तरह से व्यापारिक हवाएं हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये सब व्यापारिक हवाएं हैं, ये व्यापारिक हवाएं हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं ही भारत का ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है या भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। ठीक है, थार के मरुस्थल से जो हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर उठकर 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद में इसी जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसके जस्ट विपरीत दिशा में ये व्यापारिक पवने हैं, इसको हम व्यापारिक पवने कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। इन व्यापारिक पवनों के जस्ट विपरीत दिशा में इसको आप कह सकते हैं एंटी ट्रेड विंड है। ये यहाँ से
थार के मरुस्थल से ऊपर उठने वाली हवा एंटी ट्रेड का रूप लेकर के, और ऊपरी वायुमंडल की बता रहा हूँ उसमें से एंटी ट्रेड। अब एंटी ट्रेड का मतलब है जब धरातल पे हवा ऐसे चल रही है तो ऊपरी वायुमंडल में हवा कैसे चलेगी, इस दिशा में चलेगी, और जैसे ही ये ऐसे चल करके ऊपरी वायुमंडल में भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाती है और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में फिर वापस दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा चेंज होकर के क्या हो जाएगी, इसकी दिशा वही एंटी ट्रेड हो जाएगी। वहां पर धरातल पे चल रही है हवा, कैसे चल रही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, और ये हवा दक्षिण में जाकर के क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और फिर 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये नीचे उतरती है और नीचे उतर करके वहाँ उच्च वायुदाब को बढ़ाती है, और वही दाब बढ़ेगा तो फिर धरातलीय व्यापारिक पवन की स्पीड तेज होगी, और धरातलीय व्यापारिक दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक जो पवनें हैं वो जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगी, पार करने के बाद में उस दिशा क्या हो जाएगी, फिर दक्षिणी पश्चिमी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और फिर तेज गति से यही हवाएं हैं फिर दो शाखाओं में बट करके भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं। तो ये कंसेप्ट ही है, इसी को कहते हैं एरोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ शेरहग। तो एक तरह से ये मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत तो नहीं कह सकते इसको, मानसून को तेज करने का सिद्धांत कह सकते हैं। ये हवाएं हैं वो मानसून को तेज कर देती हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देती हैं, ये बात कही है शेरहग ने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून में दो सिद्धांतों को शामिल करते हैं, एक है थर्मल कंसेप्ट और दूसरी है एरोलॉजिकल कंसेप्ट। थर्मल कंसेप्ट दी है हेले ने 1686 ईस्वी में, और एरोलॉजिकल कंसेप्ट दी है शेरहग ने 1948 में। दोनों की कंसेप्ट का मूल आधार तापमान है। तापमान में अंतर के कारण वायुदाब में अंतर होगा, और वायुदाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलेंगी, और वो हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ भारत में आती हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में आती हैं, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन मानसून, और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, इसलिए इसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो दोनों का कारण तो तापमान भी बता रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि हेले ने मानसून की उत्पत्ति का मूल जो कारण बताया वो बताया है तापमान को, जबकि शेरहग ने मानसून की उत्पत्ति के कारण जो बताया है, कारण तो तापमान को ही बताया है। हेले ने जो बात कही है उसको स्वीकार किया है, इसके साथ साथ उन्होंने मानसून की पवनों को तेज करने का कारण भी बताया है, और तेज करने का कारण बताया है भारत के थार के मरुस्थल से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगे, और संवहन तरंगे जैसे ही 2-3 किलोमीटर ऊपर जाएंगी वो एंटी ट्रेड का रूप ले लेंगी, और ऊपरी वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी, और पार करके 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में नीचे उतर करके वहाँ के वायुदाब को बढ़ाती हैं, और फिर धरातलीय जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड हैं, उनकी स्पीड बढ़ाती हैं, और धरातलीय दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड हैं जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगे तो उनकी दिशा फेरल के नियमानुसार चेंज हो जाएंगी, और वो ही व्यापारिक पवनें भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। तो विद्यार्थियों, ये दो सिद्धांत हो गए हैं, दोनों को क्लासिकल थ्योरी में शामिल करते हैं, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ मानसून। धन्यवाद।